Hi, good morning. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास सेवन्थ के थर्ड लेसन हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क राज्य सरकार कैसे कार्य करती है इसका अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ हम ये पढ़ेंगे कि राज्य सरकार के ऊपर क्या होता है, राज्य सरकार के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, ऐसे कौन मेंबर्स होते हैं जो राजस्थान गवर्नमेंट को मैनेज करते हैं। ये सब हम आज ही के इस वीडियो में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं वीडियो की लेसन की तरफ। पहले ये है कि इस लेसन में हम सीखेंगे क्या, इसका एजेंडा क्या है, इस लेसन को पढ़ने के बाद में हम क्या क्या चीज़ें सीख लेंगे। सो हाउ डज दिस टेक प्लेस, दिस का मतलब ये गवर्नमेंट किस तरह से फॉर्म करती है, किस तरह से गवर्नमेंट बनती है, ये हम सीखेंगे। आज की वीडियो मोस्टली यही होना है। व्हाट इज द रोल ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मिनिस्टर्स। फिर हम ये भी सीखेंगे कि जो एमएलए जो होते हैं वो उनका रोल क्या होता है और मिनिस्टर्स का क्या रोल होता है। फिर हम ये भी देखेंगे हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज और डिमांड एक्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट। फिर हम ये सीखेंगे कि लोग जो हैं, जैसे गवर्नमेंट बन गया, उन्हें वोट दे दिए, उसके बाद में लोग सरकार से कैसे उम्मीद करते हैं और कैसे अपने काम करवाती है और कैसे वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करती है। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके साथ हम हेल्थ के माध्यम से, हेल्थ का एग्जांपल दे करके इन सब चीज़ों गवर्नमेंट के एक्शन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि गवर्नमेंट जो है, हमने एग्जाम्पल हेल्थ का लेंगे, इस तरह से आप एग्जाम्पल एजुकेशन का ले सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। उनके माध्यम से गवर्नमेंट, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट के रोल को पढ़ा जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट होती क्या है, बनती कैसे, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। ये लेसन का एजेंडा है। ये इस लेसन को पढ़ने के बाद में हम ये चीज़ सीख लेंगे, ऐसा बताया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी। इस लेसन के अंदर कुछ शब्द आएंगे, जैसे शब्द आएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमें पता नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंसी होता क्या है, मेजोरिटी। तो पहले हम टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं। तो क्या है टर्मिनोलॉजी? पहली, कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी a particular area from which all the voters living there choose their representatives। इसका मतलब समझिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र होता है। जैसे मान लीजिए कि एक स्टेट है, तो स्टेट, मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि राजस्थान एक राज्य है। राजस्थान राज्य में विधानसभा की 200 सीटें हैं। पूरे राजस्थान से 200 एमएलए अपॉइंट होकर के विधानसभा में पहुंचते हैं। अब 200 जो एमएलए हैं वो 200 क्षेत्रों से आते हैं। 200 एमएलए का अपना अपना क्षेत्र है। कोई बीकानेर से आता है, कोई प्रतापगढ़ से आता है, कोई जोधपुर से आता है ना। अब जोधपुर जो पूरा एरिया है, जैसे जिले तो 33 ही हैं, लेकिन एमएलए कितने हैं? 200 हैं। इसका मतलब हर एक जिला कुछ न कुछ पार्ट में डिवाइड है। ऑलमोस्टली हम माने तो 5 से एमएलए एक जिला से आते हैं। 6 से भी ज़्यादा आते हैं। कुछ जिले छोटे हैं, वहाँ से कम आते हैं, कुछ बड़े हैं, उनसे ज़्यादा भी आते हैं। तो अब एक जिले से 5 या क्षेत्र हैं, तो उस जिले को एक क्षेत्र, एक एरिया में बांट दिया जाता है। एक तहसील लेवल पर या तहसील से भी ज़्यादा क्षेत्र को एक एरिया, जिसको बोलते हैं विधानसभा क्षेत्र। अब जो एरिया होता है उससे एक मेंबर आता है। 200 एरिया में बांट दिया राजस्थान को। 33 जिलों को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। यहाँ विधानसभा के क्षेत्र के रिगार्ड में जिले को भूल जाइए। जिला अलग होता है, विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल ही अलग होता है। पूरे राजस्थान को 200 एरिया में बांट दिए। अब 200 क्षेत्रों से अपने अपने एमएलए आते हैं, तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर एमएलए की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। हर एमएलए सिर्फ अपने ही क्षेत्र के बारे में बात करता है, अपने ही क्षेत्र की समस्याओं को उठाता है, उनका कार्य करता है। आगे है दूसरा टॉपिक, मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत। दिस इज ए सिचुएशन व्हेन मोर देन हाफ द मेंबर ऑफ इन ए ग्रुप सपोर्ट ए डिसीजन और आइडिया। दिस इज कॉल्ड द सिंपल मेजोरिटी। इसका मतलब ये होता है मेजोरिटी में बहुमत है, कि एक तो बहुमत ये होता है कि जब वोटिंग डलती है और जब इलेक्शन की रिजल्ट आता है, तब कौन से पार्टी की, कौन सी विचारधारा के लोगों की सीट ज़्यादा आई, वो मेजोरिटी कहलाती है। इंडिया के अंदर मोस्टली हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, इसके अलावा कुछ छोटी पार्टी भी है, आप भी पार्टी है, आरएलपी जो पार्टी है वो भी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, और बहुत सारी पार्टीज हैं। इनमें से
किस पार्टी की सबसे ज्यादा, मोर देन हाफ, सबसे ज्यादा का कोई मतलब नहीं है, आधी से ज्यादा किसकी सीट आती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टी की सीट कम आती है, मतलब हाफ से ऊपर किसी की नहीं आती, है ना। तो क्या करती है, एक या दो या तीन पार्टी मिल करके हाफ से ज्यादा सीट कलेक्ट करती है, आधी से ज्यादा पार्टी को कलेक्ट करती है ना, ताकि उनकी सीटें आधी तक पहुंच जाए। अगर कोई भी पार्टी आधी सीटें नहीं इकट्ठा कर पाती हैं तो वो इलेक्शन दोबारा करना पड़ता है। तो ये होती है मेजोरिटी। जब कोई भी पार्टी दो पार्टियां मिल करके आधी से ज्यादा सीटें मैनेज कर लेती है तो वो पार्टी मेजोरिटी कहलाती है। आगे हम पढ़ते हैं अपोजिशंस। अब वही अपोजिशन मेजोरिटी का उल्टा है। जब कोई पार्टी लेस देन हाफ सीट लेती है, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी आधी सीटों से कम सीटें ला पाती है तो उसे अपोजिशन में बैठना पड़ता है, उसे विरोधी पार्टी अपोजिशन कहलाती है, विपक्षी पार्टी कहलाती है। तो इसको पढ़ लेते हैं। दिस रेफर्स टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये उन चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है हु आर नॉट मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी के मेंबर नहीं होते हैं। अपोजिशन का मतलब जो रूलिंग पार्टी के मेंबर नहीं होते हैं। एंड हु प्ले द रोल ऑफ क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट डिसीजंस एंड एक्शंस। ये अपोजिशन जो पार्टी होती है वो जो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है उसका विरोध करती है, उस पर क्वेश्चन उठाती है। विरोध का मतलब उस पर क्वेश्चन उठाती है, तरह तरह के क्वेश्चन पूछती है, जितने भी उसके डाउट्स उसको क्लियर करती है। अपोजिशन इंडिया का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर अपोजिशन नहीं हो तो इलेक्टेड गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन ले सकती है और जनता का किसी भी स्तर पर शोषण कर सकती है, लेकिन अपोजिशन ऐसा नहीं करने देती। अपोजिशन रूलिंग पार्टी को रेस्पॉन्सिबल बनाती है। जैसे कि हमने ग्राम सभा और ग्राम पंचायत पढ़ा, ग्राम सभा ग्राम पंचायत पे कंट्रोल करती है, वैसे ही अपोजिशन पार्टी भी रूलिंग पार्टी जो जो गवर्नमेंट होती है उस पर कंट्रोल रखती है। एज वेल एज रेज न्यू इश्यूज फॉर कंसिडरेशन इन द असेंबली। अगर कोई नया मुद्दा उठ जाए, कोई नई समस्या आ जाए, अकाल आ गई, महामारी आ गई, बाढ़ आ गया या कोई भी और इश्यूज आ गया, उसको भी असेंबली में उठा करके सरकार का ध्यान आकर्षित करती है। अब हम करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब भी कोई भी पार्टी डिसीजन लेती है, जब भी कोई बड़ी बात होती है तो रूलिंग पार्टी या विपक्षी पार्टी कोई भी मेंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। प्रेस का मतलब सभी न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करता है और जो भी लीडर होता है, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला होता है, वो अपनी बात रखता है ताकि उसकी बात जनता तक आसानी से पहुंच सके। तो ये क्या होता है, ए गैदरिंग ऑफ जर्नलिस्ट फ्रॉम द मीडिया who are invited to hear about and ask questions on the particular issues and are then expected to report on this to the large public। मीडिया को बुलाया जाता है जहां पर गवर्नमेंट का मेंबर या चीफ मिनिस्टर अपनी बात को रखता है और वहीं पर मीडिया के लोग उससे क्वेश्चन पूछते हैं। वो इसलिए रखता है ताकि उस बात को और ज्यादा लोगों के बीच में फैलाया जा सके। तो ये होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगे हम और पढ़ते हैं। अब हमने वर्डिंग पढ़ ली, टर्मिनोलॉजी लगभग इतनी रहेगी इसकी। अब हम पढ़ते हैं, हमने हालांकि हमारा क्वेश्चन है, लेसन जो हमारा है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से पहले मैं थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताता हूं आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट रिलेशन क्या रखती है। देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है पार्लियामेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब जो पूरे देश पे शासन करती है ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जैसे देश को, पूरे देश पे शासन करने वाली सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। अब पूरे देश को जो है वो राज्यों में डिवाइड कर दिया। अब जो स्टेट में रूल करेगी उसे स्टेट गवर्नमेंट कहेंगे। तो हम पढ़ते हैं पार्लियामेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें कौन कौन होते हैं। एक नंबर प्रेसिडेंट होता है, 2 नंबर लोकसभा होती है, 3 नंबर राज्यसभा होती है। इन तीनों से मिलकर के पार्लियामेंट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पार्लियामेंट बनती है तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट से बनती है, लोकसभा से बनती है और राज्यसभा से मिलकर के बनती है। इन तीनों से मिलकर के पार्लियामेंट बनती है। और इन तीनों के जो इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं, जो इन तीनों के जो सदस्य जो होते हैं उनको एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, मेंबर ऑफ। हालांकि हम एमएलए पढ़ेंगे जो अलग टॉपिक रहेगा। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड करवाई है। मतलब पूरे देश की गवर्नमेंट इनसे मिलकर बनती है। अब आगे पढ़ते हैं हम
अब पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है। तो मैंने बताया पूरे देश की गवर्नमेंट को पार्लियामेंट कहते हैं। पूरे देश को अब अलग अलग राज्यों में डिवाइड कर दिया, तो राज्यों में बनने वाली सरकार को स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, राज्य सरकारें कहते हैं। आगे हम और पढ़ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो बनती किससे है, देखते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट की जो भी बिल्डिंग, विधानसभा की बिल्डिंग होती है, सभी राज्यों में अलग अलग डिजाइन से होती है, और ये गवर्नर होता है। तो कौन होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर से बनती है। इसके साथ में कौन होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, है ना। इसके इन दोनों के अलावा भी क्या होता है क्या? नहीं। स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर और एमएलए से मिलकर बनती है। गवर्नर और एमएलए से मिल करके स्टेट गवर्नमेंट बनती है। तो हमने इसके पहले पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में तीन चीजें थी, पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर गवर्नर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दो ही पार्ट होंगे। ओके। अब जो रोल राष्ट्रपति का नेशनल लेवल पे था, प्रेसिडेंट का जो रोल नेशनल लेवल पे था, वही रोल गवर्नर का स्टेट लेवल पे होगा। वही रोल स्टेट लेवल पर गवर्नर का होगा। हम इसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं गवर्नर कौन होता है, गवर्नर होता क्या है। सबसे पहले ये पढ़ेंगे। तो गवर्नर, द हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर। अब गवर्नर जो होता है वो राज्य का हेड होता है। मैंने बताया कि जैसे कंट्री का हेड प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही स्टेट का हेड जो होता है वो गवर्नर होता है। गवर्नर जो होता है वो अपॉइंटेड होता है, इलेक्टेड नहीं होता। वो जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं होता, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना, इनडायरेक्ट वोटिंग से चुना होता है ना। इनडायरेक्ट का मतलब है जिनको हम चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजते हैं, वो गवर्नर का इलेक्शन करते हैं। ही और सी, ये महिला भी हो सकती है और मेल और फीमेल दोनों हो सकती हैं। इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होता है। टू एंश्योर, क्यों अपॉइंट करती है? टू एंश्योर दैट, ये एंश्योर करने के लिए कि द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो इसलिए अपॉइंट करती है गवर्नर को, ताकि ये चेक कर सकें कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कॉन्स्टिट्यूट के दायरे में ये उसको फॉलो करती हुई कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। मान लीजिए अगर गवर्नर न हो तो स्टेट गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि स्टेट में सरकार कैसी चल रही है। तो गवर्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट का एजेंट होता है। प्रेसिडेंट ने गवर्नर को अपॉइंट कर दिया कि आप ध्यान रखो कि यहाँ की चुनी हुई सरकार कैसी कार्य कर रही है, इतना ये इसका एज होता है। आगे हम पढ़ते हैं। हु इज एन एमएलए, एमएलए कौन होता है? एमएलएज आर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हमने ये पहले ही पढ़ लिया। एम का मतलब मेंबर, एल का मतलब लेजिस्लेटिव, ए का मतलब असेंबली। एमएलए सिर्फ स्टेट लेवल में होते हैं, एमपी कंट्री के लेवल पे होते हैं। दे आर इलेक्टेड बाय पीपल, ये एमएलए जो होते हैं लोगों के द्वारा चुने होते हैं, ऑफ दैट स्टेट, उस राज्य के, बाय डायरेक्ट वोटिंग। डायरेक्ट वोटिंग, जनता खुद इन्हें वोट देती है। 4-5 ईयर के लिए इलेक्टेड होते हैं। दे फॉर्म ए गवर्नमेंट टू हेल्प द गवर्नर। अच्छा, ये जो एमएलए होते हैं चुने हुए लोग एक सरकार बनाते हैं और ये सरकार बना करके गवर्नर को हेल्प करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि राज्य सरकार जो चलती है वो गवर्नर के नाम से चलती है। एमएलए एमपी जो कुछ भी कार्य करते हैं वो एमएलए के नाम से करते हैं। इन एमएलए का कुछ भी वजूद नहीं होता, ये सब कुछ कार्य एमएलए, अगर एमएलए के अगेंस्ट में चले जाते हैं कि सरकार दूसरे दिन ही बाहर हो जाएगी। ये सब कुछ जो भी कार्य करेंगे एमएलए के बिलीफ पे करेंगे। ओके, तो गवर्नर को सपोर्ट करने के लिए एमएलए होते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड चीफ मिनिस्टर। अब जो भी एमएलए होते हैं उनका जो हेड जो होता है वो चीफ मिनिस्टर कहलाता है। ओके, आगे हम और पढ़ते हैं। ये एमएलए कौन होते हैं, कैसे इलेक्टेड होते हैं? तो दे रिप्रेजेंट पीपल्स। एमएलए जो होते हैं लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट के अंदर, जैसे मैंने बताया कंट्री को स्टेट में डिवाइड किया तो उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये वर्ड पे लिया था, मैंने बताया था कि हर स्टेट जो होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया में डिवाइडेड होता है। जैसे कि राजस्थान की मैंने बात की तो राजस्थान में 200 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, है ना। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव
एक ही रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, हु देन बिकम्स द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी बाद में जाकर के लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बन जाता है, वही क्या होता है, एमएलए कहलाता है। तो हाउ एमएलए आर इलेक्टेड, तो एमएलए का इलेक्शन होता है डायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से। आगे हम और पढ़ते हैं, हाउ एमएलए फॉर्म गवर्नमेंट, तो जो जनता एमएलए चुनती है वो गवर्नमेंट कैसे बनाते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। द पार्टी विच विंस, अब ये तो 200 एमएलए होते हैं। अब इस बात को समझिए कि 200 एमएलए पे इलेक्शन करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि 200 लोग ही खड़े हों, पूरे स्टेट के अंदर कितने भी लोग खड़े हो सकते हैं। ये संख्या 5000 10,000 तक जा सकती है। क्यों जा सकती है? क्योंकि एक ही सीट पर एक से ज्यादा लोग खड़े हो सकते हैं। जीतता विन एक ही होगा, लेकिन वोट कितने भी मांग सकते हैं, है ना। 10 एमएलए हो सकते हैं, वहां पे मेंबर हो सकते हैं, पार्टिसिपेंट हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, है ना। सो अब ये क्यों कैसे होते हैं? अब जैसे भाजपा की जो पार्टी है वो 200 सीटों पे अपने 200 आदमी खड़ा करेगी। कांग्रेस पार्टी है वो भी अपनी 200 सीटों पे 200 आदमी खड़ा करेगी, तो 400 तो हो ही गई। अब कुछ लोग जो होते हैं फ्री भी होते हैं, इंडिपेंडेंट भी होते हैं, जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, जिनको हम हिंदी भाषा में निर्दलीय कहते हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर जो होते हैं। अब कुछ और भी पार्टियां होती हैं, जैसे बसपा एक पार्टी है, उसके 200 मेंबर हो सकते हैं। आप नाम की एक पार्टी है, उसके भी कुछ मेंबर हो सकते हैं, और कुछ जो मेंबर होते हैं वो आरएलपी के हो सकते हैं। इस तरह से काफी सारे मेंबर हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है, देखिए, इस पार्टी जो भी पार्टी है, जैसे भाजपा, कांग्रेस, आप जो भी पार्टी मान लीजिए, द पार्टी विच विंस मोर देन हाफ सीट्स, जो पार्टी आधी से ज्यादा सीट जीतती है, इज सब्जेक्टेड टू फॉर्म गवर्नमेंट, वही पार्टी सरकार बना सकती है। जो पार्टी आधी से ज्यादा सीट विनय करती है, 200 का मतलब है 101 होनी चाहिए, 101, अगर 100 है तो भी नहीं बना सकती, है ना, 101 होनी चाहिए। इट इज कोल्ड मेजोरिटी, जिसके पास में 101 मोर देन 50 नहीं, मोर देन 50 है तो ही वो मेजोरिटी कहलाएगी। ओके, दे मीट गवर्नर, जब मेजोरिटी उनकी आ जाती है 101 सीट, 101 से ऊपर कितनी भी हो सकती है, लेकिन 101 होना जरूरी है। यदि वो सरकार मेजोरिटी में आ जाती है, दे दे कौन दे का मतलब है जो जीते हुए हैं, जो मेजोरिटी रूलिंग पार्टी जो कहलाती है, दे मीट गवर्नर, बाद में गवर्नर से मीट करते हैं और प्रोड्यूस देयर प्रपोजल टू फॉर्म गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट से कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, हमारे जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो फिर क्या होता है, द एमएलए बिलोंगिंग टू रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। अब क्या होते हैं, जो भी मेंबर 200 में से 101 हो गए थे, उनमें से किसी एक आदमी को अपना चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, जो उनका नेतृत्व करता है, जो चीफ मिनिस्टर जो गवर्नर से मीटिंग करता है। द पार्टी विच विंस लेस देन हाफ सीट इज कॉल्ड अपोजिशन पार्टी, जो सरकार आधी जो लोग आधी से कम सीटें जीतते हैं उनको अपोजिशन कहते हैं, जिसको माइनॉरिटी भी कह सकते हैं, माइनॉरिटी में होती है। ये अपोजिशन जो होता है वो गवर्नमेंट के बराबर ही, रूलिंग पार्टी के बराबर ही रोल प्ले करता है। ये अपोजिशन जो होते हैं वो रूलिंग पार्टी पर को रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं, उस पर क्वेश्चनिंग करते हैं, उसको कोई भी गलत कार्य करने नहीं देते हैं। हम और पढ़ते हैं, अब ये चीफ मिनिस्टर क्या होता है, द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर। अब देखिए, मैंने बताया था कि जो मेजोरिटी होती है 200 में से 101 की होती है। अब देखिए, सभी लोग मिनिस्टर्स नहीं बन सकते, मिनिस्टर्स का एक फॉर्मूला है, टोटल सीटों का 15% मेंबर ही, टोटल सीटों का 15% ही लोग मिनिस्टर बन सकते हैं। जिसमें राजस्थान की बात करता हूं, तो टोटल सीटें 200 है, उसका 15% का मतलब 30 लोग ही मिनिस्टर बनेंगे। अब सरकार में तो कितने हैं, 101 हैं, तो सभी लोग तो मिनिस्टर बन नहीं सकते हैं। अब चीफ मिनिस्टर क्या करता है, उन 101 में से कुछ लोगों को, 30 लोगों को सेलेक्ट करता है, उनको क्या बनाता है, मिनिस्टर बनाता है। मिनिस्टर वो होते हैं जो चीफ मिनिस्टर, कुछ लोग जो होते हैं मिल करके देश की समस्याओं के बारे में, अपने राज्य की समस्याओं के बारे में सोचते हैं, और उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया होता है ना। जैसे किसी को गृह मंत्रालय दे दिया, किसी को वित्त मंत्रालय दे दिया ना, किसी को यातायात दे दिया, किसी को जैसे कुछ प्रशासन दे दिया, या पंचायती राज दे दिया, एजुकेशन दे दिया। इस तरह से सबको अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड किए हुए होते हैं। अब क्या होता है, द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर, फिर जो अब चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट हो गया, मिनिस्टर सेलेक्ट हो गए, अब इन सब को मिला गवर्नर जो होता है वो उनको ओथ दिलवाता है, शपथ दिलवाता है, इनको इलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है, ऑथराइज करता है कि आप इसके रेस्पॉन्सिबल हैं।
द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर देन ड्यूल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी दो रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। क्या? एक तो एमएलए होते हैं, अपने क्षेत्र की जनता का ध्यान रखते हैं। दूसरे मिनिस्ट्री गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दूसरी बात यह है कि एक से डिपार्टमेंट के हेड भी होते हैं, वो उस डिपार्टमेंट की समस्याओं का समाधान भी वो करते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है, अब इसके क्या रोल हैं, अपोजिशन क्या करती है, अगर आज ही हम पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो मैंने इतना आज किया है, आगे हम कल से पढ़ेंगे। सो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा, मैंने काफ़ी अच्छी तरह समझ एक्सप्लेन किया है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।